हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू सोशल स्कूल। और आज की वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं। आप बैकग्राउंड में इमेज देख सकते हो और बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे कि चैप्टर 2 हम शुरू करने जा रहे हैं बेसिकली। तो चैप्टर 1 यानी ब्रिक्स, बीट्स और बोन्स जो है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन आंसर भी करवा दिया है, उसका एमसीक्यू आ जाएगा बहुत जल्द आपके पास। तो समझ में आ गया होगा ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप बताओ मुझे, उसको भी सॉल्व करेंगे। जल्दी से आ जाओ चैप्टर 1 से चैप्टर 2 की तरफ। एक बैकग्राउंड बना देता हूं मैं, उस बैकग्राउंड के थ्रू आपको पूरा एक आइडिया लग जाएगा कि चैप्टर 2 में आप पढ़ने क्या वाले हो। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बेसिकली किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। तो बैकग्राउंड में इमेज देख के समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, कि नया डेवलपमेंट हो रहा है, नया सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। ये तीन इमेजेस आपको बेसिकली क्या है, तीन तरीके के डेवलपमेंट के बारे में इंडिकेट कर रही हैं। पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में इंडिकेट कर रही हैं, ठीक है, और एक तरीके से सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में भी इंडिकेट कर रही हैं। क्लियर है? तो हड़प्पा के डिसअपेयरेंस के बाद, या मैं कहूं कि हड़प्पा के डिक्लाइन के बाद, हमें जिस तरीके की सोसाइटी अब देखने को मिल रही है ये काफी कुछ अलग है। ठीक है, देखो पहले चैप्टर से इसको बढ़िया से लिंक कर लो। जब बढ़िया से लिंक कर लोगे ना तो हिस्ट्री तुम्हारी बढ़िया एकदम कंसोलिडेट हो जाएगी, बड़े दिमाग में एक 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 लिंक बननी शुरू हो जाएगी कि अच्छा ऐसा है तो क्यों है, और ऐसा नहीं है अगर तो क्यों है। ठीक है, तो अब आपको जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे, वो इंसिडेंट्स जो हम बात करेंगे वो 600 बिफोर कॉमन एरा से 600 कॉमन एरा के आसपास का डेवलप करेंगे। जो टाइम पीरियड या जो कुछ भी इवेंट हम डिस्कस करेंगे वो इसके आसपास का डिस्कस करेंगे। 600 बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। 1900 वो टाइम पीरियड है, 1900 बिफोर कॉमन एरा, जहां से हमारे पास एविडेंसेस हैं कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है इसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ठीक है, अब हड़प्पन सिविलाइजेशन का जब डिक्लाइन होना शुरू हो गया तो कोई ना कोई नया सोशल सिस्टम, नया पॉलिटिकल सिस्टम, नया इकोनॉमिक सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम उस हड़प्पा की सोसाइटी को रिप्लेस करने के लिए आना चाहिए। लेकिन हमें लगभग 300-400 सालों तक, ठीक है, मतलब 400 बीसी नहीं कहना चाहिए, 400 ईयर्स तक, लगभग 300-400 सालों तक, इवन वैसे ये ज्यादा बड़ा समय है क्योंकि अभी ये ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। इस दौरान हमें वहां पर कोई बहुत ज्यादा बड़े सेटलमेंट के एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। और एक तरीके से कह दो कि गैप, यानी हड़प्पा की जो लिगेसी है, हड़प्पा की जो थाती, हड़प्पा का जो इतिहास, हड़प्पा के जो कस्टम ट्रेडिशंस हैं, इनको इनहेरिट करने वाला, इनका सक्सेसर, इनका उत्तराधिकारी समाज हमें नहीं दिखता है। कोई दिक्कत नहीं है, हमें नए तरीके का समाज दिखता है। तो जो नए तरीके का समाज दिखता है इसको हमें बहुत अच्छे से समझना होगा कि ये किस तरीके का है और किन चीजों के ऊपर बेस्ड है। तो आपको इस डिक्लाइन के बाद थोड़ा सा अगर समझोगे ना तो एक अलग तरह की सोसाइटी देखने को मिलती है। किस तरीके की सोसाइटी? हड़प्पा में जहां आप एक अर्बन सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, एक अर्बन सेटलमेंट के बारे में बात कर रहे थे, उस अर्बन सेटलमेंट से सीधे आप रूरल व्यवस्था की तरफ चले आ रहे हो, ग्रामीण व्यवस्था की तरफ चले आ रहे हो। पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो काफी कुछ आपको वहां से पुराना लगेगा। वो उन्नत तकनीकें, टाउन प्लानिंग की, ड्रेनेज सिस्टम, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, वो सब आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा। ठीक है, इतने उन्नत शहर जो बने हुए थे, इतनी बेहतरीन टाउन प्लानिंग जो की हुई थी, वो यहाँ पर आपको अब्सेंट दिखती है। क्यों है? इसके बारे में हमारे पास कोई बहुत ठोस एविडेंसेस नहीं है, सॉलिड एविडेंसेस नहीं है, साक्ष्य नहीं है। यही कारण है कि हम इसके बारे में बहुत ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं कर सकते। तो जिसके बारे में हमें पता है उसके बारे में बात करते हैं। अब समझो कि ये जो टाइम पीरियड है, हड़प्पा से निकल के जैसे दूसरे चैप्टर में आते हो, वहां किस तरीके से आपको छोटे छोटे और स्टेट्स देखने को मिलते हैं, और इन स्टेट्स की अर्थव्यवस्था कैसी है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बेसिकली हम लोग जो हैं ये, हाँ, तो समझने की कोशिश करेंगे कि कहां कहां पर किस किस तरीके से। सो देयर वर सेवरल डेवलपमेंट्स, बहुत सारे हमें यहां पर डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। अब डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि अगर मैं कहूं कि जैसे ये भारत देश हो गया आपका, ठीक है, तो ये भारत देश हो गया आपका उस समय का, जिस समय की हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये वो सेटलमेंट था जहां पर हड़प्पन्स बसे हुए थे। हड़प्पन्स प्रॉपरली जो है वो सेटल थे। हड़प्पन के सेटल होने के बाद अब धीरे धीरे इस एरिया की तरफ हमें लोगों का मूवमेंट दिखना शुरू होता है। इस एरिया की तरफ, यानी कि ईस्टर्न पोर्शन की तरफ हमें लोगों का मूवमेंट दिखना शुरू होता है। और यहाँ पर छोटे छोटे जो डेवलपमेंट्स हैं, इनमें क्या आपको पता चलता है कि लगभग 1500 साल के आसपास अलग अलग हिस्सों में
पहले एक पर्टिकुलर हिस्से में यहाँ पर, या मैं कहूँ एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल हिस्से में आप देख सकते हो यहाँ पर ज़्यादा साइट्स दिख रही थी हड़प्पा की, लेकिन अब आपको क्या दिखेगा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, यानी कि सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ मैं। उस समय अलग से ऐसा कुछ आप अफगानिस्तान पाकिस्तान जैसा कुछ नहीं था, म्यांमार जैसा कुछ नहीं था, ये पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक जैसा ही था, ठीक है। मतलब अलग से कुछ इस तरह से कंट्रीज का अपना कुछ वो नहीं था, छोटे छोटे राजा थे, उनकी अपनी छोटी छोटी बाउंड्रीज थी। तो हम इसलिए यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट को पूरा एड्रेस कर रहे हैं। तो ये जो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला पोर्शन है, ठीक है, इस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले इलाके में एक बड़े लंबे अरसे की बात है, कब, लगभग 1500 साल के टाइम पीरियड के दौरान हमें यहाँ पर 1500 साल जो है हड़प्पा की बात कर रहे हैं, ये हड़प्पा के डिक्लाइन के इस पूरे 1500 साल के अंतर्गत आपको भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग जगह पर छोटे छोटे सेटलमेंट्स दिखाई देते हैं। क्लियर है? अच्छा, यही वो टाइम है जब हिस्टोरियंस जो है इस टाइम पीरियड को रिलेट करने की कोशिश करते हैं, या मैं कहूं कि आर्कियोलॉजिस्ट जो है जब इस एरिया को रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि क्या किसी लिटरेचर से इसकी समानता है या किसी लिटरेचर में इस टाइम पीरियड के बारे में रेफरेंसेस हैं, तो ये पाते हैं कि 1500 साल के बाद जो भी सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इस सब कॉन्टिनेंट के एरिया में, वो हमें रिलेट होते हैं ऋग्वेद से। यानी अगर हम ऋग्वेदा पढ़ें तो ऋग्वेदा वाज रिटन समवेयर अराउंड 1500 बिफोर कॉमन एरा, 1500 बीसी के आसपास, 1500 बीसी के आसपास जो है ये लिखा गया था। क्लियर है? तो 1500 बीसी के आसपास जो ये वेदास लिखे जा रहे हैं, जो ऋग्वेद आपका लिखा जा रहा है, इसमें जो सोशल, इसमें जो पॉलिटिकल, इसमें जो इकोनॉमिक और इसमें जो रिलीजियस डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन इस सोसाइटी से थोड़ा सा मैच करता है। या मैं कहूं कि इस समय की जो सोसाइटी यहां पर विकसित हो रही है, ये काफी कुछ उसी पैटर्न पर है जिसमें जो ऋग्वेद में वर्णन है, ठीक है। इसलिए इतिहासकार इस समय को क्या कहते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है ये वैदिक टाइम पीरियड है। क्लियर है? तो इसको अगर हम एक बार नाम दे दें वैदिक पीरियड, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, आप इसको आराम से वैदिक पीरियड कह सकते हो, ठीक है। चलो, तो दिस वाज आल्सो द पीरियड ड्यूरिंग व्हिच द ऋग्वेद वाज कंपोज्ड। क्लियर है? अब ये लोग कह रहे हैं ऋग्वेद वाज कंपोज्ड बाय द पीपल लिविंग अलोंग द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, यानी कि जो ऋग्वेद है ये किनके द्वारा लिखा गया, सिंधु नदी के आसपास या उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनके थ्रू। अब यहाँ पर देखो क्या है, अलग अलग थोड़ा सा वो भी हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, अलग अलग सिद्धांत हैं, ठीक है। आपने बहुत सुना भी है, तो उन सबको जो है अलग से यहाँ पे जो भी बुक में है उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं फिलहाल यहाँ पे, है ना। जो कुछ भी सुनी हुई चीज़ें हैं, जो कुछ भी है दिमाग में पढ़ा हुआ है यहाँ वहाँ से, उसको थोड़ा सा अलग कर सकते हो और वैसे रिलेट भी कर सकते हो, ठीक है। कि आगे ट्रिब्यूटरीज लिखा हुआ है, तो ट्रिब्यूटरीज में कई सारी हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ठीक है। उस समय एक और अलग से नदी थी, ठीक है, जिसका नाम था सरस्वती। बहुत सारे लोग इसको सरस्वती से ही बेसिकली रिलेट करने की कोशिश करते हैं, एक्चुअली सरस्वती से रिलेट करते हैं। आप इसका अगर ऐतिहासिक जो वो है विकास है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, ट्रेस करने की कोशिश करोगे तो आपको सरस्वती नदी से इसकी ज़्यादा जो निकटता है वो मिल जाएगी। क्यों सरस्वती नदी से निकटता मिल जाएगी? क्योंकि सरस्वती नदी के बैंक पे, कॉस्ट पे, नदी तट पे ही जो है वेद व्यास वॉज द पर्सन, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो लोग जो इंडस नदी के आसपास रहते थे, अब यहाँ पर वो क्लियर नहीं किया गया है कि ये कौन लोग हैं। बेसिकली वेद में आर्य शब्द आया हुआ है, तो यही माना जा रहा है कि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं ये आर्य ही हैं, ठीक है। आर्यों के संबंध में अलग अलग सिद्धांत हैं कि कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं, कुछ लोग यहीं के हैं, इंडिजिनस हैं। बेसिकली भारत में इंडिजिनस जो विचारधारा है ये ज़्यादा डोमिनेटेड है। क्लियर है कि कोई बहुत ज़्यादा बाहर से और फॉरेन ओरिजिन वाले नहीं हैं, ठीक है, ये यहीं के लोग हैं, नेटिव लोग हैं। चलो, इस तरह से अपनी अलग अलग विचारधाराएं हैं, हमें इसमें नहीं पढ़ना है अभी। हमें यहाँ पर सिर्फ वो जो बुक है हमारी, जो सिलेबस है उसी के आप इर्द गिर्द घूमोगे। तो ये लोग कौन हैं? ये बेसिकली जो इंडस के आसपास रहते हैं, ये वही लोग हैं जो आर्य कहलाते हैं, और इन्होंने ही वेदों को लिखा है। इन्हीं में वेदव्यास नाम के एक ऋषि हैं, ठीक है। इनका वास्तविक नाम है कृष्णद्वैपायन, ठीक है। इनका वास्तविक नाम है कृष्णद्वैपायन, ठीक है। तो कृष्णद्वैपायन जो है, इन्होंने वेदों को, या ऐसा कहा गया कि पहले जो नॉलेज ट्रेडिशन था वो ओरल ट्रेडिशन था। नॉलेज जो इम्पार्ट किया जाता था वो ओरल ट्रेडिशन के थ्रू इम्पार्ट किया जाता था।
और इसके बाद फिर क्या हुआ कि इट वॉज फेल्ट की रिक्वायरमेंट फेल्ट हुई, ये महसूस किया गया कि इसको थोड़ा सा रिकॉर्ड फॉर्म में करना चाहिए और इसको लिखा गया। तो वेद व्यास और द कृष्ण द्वैपायन वॉज द पर्सन हु फर्स्ट कंपाइल्ड ऑल द नॉलेज विच वॉज इम्पर्सनल, ठीक है, अनएक्सप्रेस फॉर्म में था, उसको एक्सप्रेस फॉर्म में कर दिया एक तरीके से, और उन्हीं को 4 बड़ी बड़ी बल्कि जो बुक्स हैं इनमें कंपाइल किया गया, ठीक है। तो इसे आप क्या कह देते हो, इसे आप कह देते हो वेद। वेद का लिटरली मतलब भी क्या होता है, नॉलेज, और कुछ नहीं। वेद का लिटरली मतलब भी नॉलेज ही होता है, ज्ञान ही होता है, ठीक है। वेद कोई अलग से वो नहीं है, वेद शब्द का मतलब भी ज्ञान ही है, या जानना भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। चलो तो इस समय हमें वेद के प्रमाण मिलते हैं। वेद जो है हमारे वो 2 भागों में बांटे जा सकते हैं, ठीक है। वेद को अगर आप चाहो तो 2 हिस्सों में बांटना चाहो तो 2 हिस्सों में आप बांट सकते हो। कैसे 2 हिस्सों में बांट सकते हो, हमें जो वेद लिखा हुआ मिलता है ये इसलिए क्योंकि सब कुछ रिलेटेबल है, इसलिए मैं बता रहा हूं। यहां पे हो सकता है आपको एज इट इज पूरा एक्सप्लेनेशन आपके बुक पे नहीं मिलेगा, लेकिन वो रिलेटेड है, इसलिए मैं ये चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पे वेद जो है ये लिखे गए 1500 से 500 के बीच में, ठीक है। मतलब वेदों का जो टाइम पीरियड है वो यही कहलाता है, 1500 बीसी टू 500 बीसी। अब देखो यहाँ पर इतिहासकार आपको एक एग्जैक्ट टाइम नहीं दे देंगे कि इसी टाइम पे लिखा गया था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर भी जो एक टाइम लाइन है वही आपको मिलेगी कि इस साल से इस साल के बीच में ही वेदों की रचना हुई है, क्लियर है। तो इतिहासकार थोड़ा सा यहाँ पर एक विंडो लेके चलते हैं। पहला है ऋग्वेद या ऋग्वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक पीरियड को हम दूसरे नाम से बोल रहे हैं अगर, तो कह सकते हो आप अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है। ऋग्वैदिक पीरियड कह सकते हो इसको, और इसी को आप अर्ली वैदिक पीरियड कह सकते हो। तो अर्ली वैदिक जो पीरियड है दैट स्टार्ट्स अराउंड 1500 बिफोर कॉमन एरा एंड इट लास्ट्स अप टू 1000, ठीक है, 1000 बीसी तक। 500 साल का जो टाइम पीरियड हुआ ये हो गया आपका ऋग्वैदिक या अर्ली वैदिक। और इसके बाद कहलाता है लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड। तो लेटर वैदिक पीरियड जो है दैट स्टार्ट्स अराउंड 1000 बिफोर कॉमन एरा और 600 बिफोर कॉमन तक खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से हमें ये जो है टाइमलाइन इसलिए ध्यान रखनी है क्योंकि शुरुआती वेद जो है इसमें ऋग्वेद जो है वो सबसे प्रमुख वेद है और ओल्डेस्ट वेद है, सबसे प्रमुख वेद है और ओल्डेस्ट वेद है। इसलिए ऋग्वैदिक काल के बारे में आपको समझना है क्योंकि ऋग्वेद का बहुत कुछ यहाँ पर रेफरेंस है, या मैं कह दूं कि आगे जाके आप देखोगे सोशल जो प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत सारी ऋग्वेद से इंस्पायर्ड भी हैं, देवता वगैरह भी जो है वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। तो अभी जो आप सोसाइटी पढ़ोगे बेसिकली ये ऋग्वेद की सोसाइटी पढ़ोगे, और फिर थोड़ा बहुत हम देखेंगे आगे जाके जो डेविएशंस वगैरह हैं। ये डेविएशंस बेसिकली जैसे आप वर्ण व्यवस्था के बारे में शुरुआत में देखोगे तो वर्ण व्यवस्था जो है ऋग्वेद की है, और ऋग्वेद की जो वर्ण व्यवस्था है ये थोड़ा सा आपको बर्थ के बेसिस पर उतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देती है, लेकिन आगे जाके जब आप देखोगे तो वर्ण व्यवस्था बर्थ के बेसिस पे, जन्म के बेसिस पर ज़्यादा प्रेफरेंस देने लग जाएंगी, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर सोसाइटी कंपैरेटिवली ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पर सोसाइटी कंपैरेटिवली डेविएट हो गई है अपने ओरिजिनल जो वैल्यूज़ हैं उन सब से, और उसकी वजह से आप सोसाइटी में बहुत सारे कास्टिज्म या ग्रुपिज्म या छोटे छोटे जो वर्ग हैं इनका उदय देखोगे, इनका इमर्जेंस देखोगे, क्लियर है। तो ये पूरा डेवलपमेंट जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ता हूं मैं, होपफुली आपको समझ आ गया होगा जो बैकग्राउंड है पूरा। चलो अब यहाँ पर ये जो अर्ली स्टेट और अर्ली इकोनॉमीज की बात कर रहा हूं। अर्ली स्टेट का मतलब है कि हड़प्पा के बाद जो बहुत पुराने हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल जो एविडेंसेस हैं उन एविडेंसेस के हिसाब से जो स्टेट डेवलप हुए हैं उनकी बात की जा रही है यहाँ पे, क्लियर है। तो यहां अब देखो मैंने क्या कहा, एग्रीकल्चरल सेटलमेंट, एग्री व्यवस्था दिख रही है आपको, ठीक है, एग्री सेटलमेंट दिख रहे हैं आपको, मतलब वो अर्बन सेटलमेंट हड़प्पा में जो हमने देखा था वहां से आप वापस से कृषि की व्यवस्था की तरफ आ रहे हो। तो ये क्यों हुआ इसके बारे में थोड़ा सा मतलब कोई बहुत ज्यादा साक्ष्य उपलब्ध नहीं है इतिहासकारों के पास, ठीक है। और हड़प्पा की भी जो स्क्रिप्ट है वो प्रॉपर डिकोडेड नहीं है, डिसाइफरेबल नहीं है, या हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, इसलिए हमें ये जो लूप होल है बीच का या जो ट्रांजिशन या गैप पीरियड है, डार्क पीरियड है, इसके बारे में ज़्यादा समझ नहीं आता है। तो देखो अर्बन व्यवस्था थी, हड़प्पा एक अर्बन कल्चर था। और अर्बन कल्चर का मतलब क्या होता है, जो ऑलरेडी फूड प्रोडक्शन की जो लिमिट है, या मैं कहूँ जो फूड प्रोडक्शन की स्टेज है उससे ऑलरेडी ये लोग बाहर आ चुके हैं। बाहर का मतलब है इसको एक्सीड कर चुके हैं। फूड प्रोडक्शन इतने हाई लेवल पर पहुंच गया है कि फूड प्रोडक्शन के बाद
वो लोग इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं कि जो कंज्यूम कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो फूड प्रोडक्शन वाली स्टेज को ये लोग एक्सीड कर चुके हैं, और जब इस स्टेज से बाहर आ गए तब फिर वो ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज वाली स्टेज पे आते हैं, और यही स्टेज अर्बन स्टेज कहलाती है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिस व्यवस्था के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो चैप्टर में हमारे थीम पॉइंट है वो है एग्रीकल्चरल सेटलमेंट। यानी यहाँ पर आपको कृषि व्यवस्था देखने को मिलेगी। ठीक है, एग्रीकल्चर देखने को, ये जितने भी सेटलमेंट्स थे छोटे छोटे जो भी यहाँ पर स्टेट्स डेवलप होंगे, इनकी इकोनॉमी बेसिकली शुरुआत में कैसे चलेगी? वो एग्रीकल्चर के बेस पर रहेगी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर फिर से थीम पॉइंट हो गया। तो एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स इमर्ज इन मेनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, इंक्लूडिंग नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, हर जगह आप कहीं भी जाएंगे इस समय दक्षिण भारत के एविडेंसेस हमें हड़प्पा से भी मिल जाते हैं। गोल्ड वगैरह लेने जाते थे वो लोग साउथ इंडिया की तरफ, इंडिया के सदर्न पार्ट की तरफ, ऐसा कहना चाहिए। ठीक है, तो इंडिया के नॉर्दर्न पोर्शन की तरफ आपको ये जो एरिया है, ठीक है, बेसिकली सब कॉन्टिनेंट का, यहां पर एग्रीकल्चरल सेटलमेंट देखने को मिलते हैं। क्लियर है? उत्तर भारत के साथ साथ दक्कन का जो पठारी क्षेत्र है, यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। दक्षिण की तरफ और चले जाओ, कर्नाटक वगैरह का जो हिस्सा है, यहां पर भी आपको कृषि की व्यवस्थाएं या कृषि आधारित समाज या एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे पास पास्टोरल पॉपुलेशन के भी एविडेंसेस है। किसके एविडेंसेस है? कि एक तो लोग कृषि चराते थे, कृषि की व्यवस्था करते थे, उसके अलावा पशु चराते थे। पास्टोरल का मतलब पशु चराना। ठीक है, तो पास्टोरलिज्म का मतलब हो गया कि पशु चराने वाली, पशुचारणी व्यवस्था कह सकते हैं आप इसको। पास्टोरल में ये लोग क्या करते हैं? एनिमल रेयरिंग करते हैं, एनिमल हर्डिंग करते हैं, पशु पालते हैं और अपना जो जीवन निर्वाह है, अपनी जो लाइफ सस्टेन करते हैं। ठीक है, हाउ दे सस्टेन देयर लाइफ? बिकॉज ऑफ द एनिमल्स। और हाउ? एनिमल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, एनिमल बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं, इन एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स को ही ये ट्रेड करेंगे और ट्रेड करने के साथ साथ अपनी आजीविका चलाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि जैसे मान लो ये पैस्टोरलिस्ट हैं, इन्होंने बहुत सारे कैटल्स जो है रेयर करे हैं, पाले पोसे हैं, अब उनसे इनको मिल्क मिल जाता है। ठीक है, दूध मिल जाता है। कुछ वुलन टाइप के जो एनिमल्स होते हैं, जिनकी जो स्किन में हेयर्स हैं, उनको, है ना, तो वुल वगैरह मिल गया। ठीक है, मतलब एक तरीके से कपड़ा वगैरह भी मिल गया। ठीक है, फिर मीट वगैरह भी मिल गया। ठीक है, अब इन्हीं चीज़ों का ट्रेड ये एग्रीकल्चरल सोसाइटी के लोगों के साथ कर सकते हैं, और इस तरीके से इनके बीच में जो है एक्सचेंज से दोनों का काम बनता रहेगा। तो हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है कि एक तो एग्रीकल्चरल सेटलमेंट है अर्ली सोसाइटी में। अब देखो इसी के बेसिस पर इकोनॉमी भी होगी। जब शहर है तो शहर की इकोनॉमी में आपको ट्रेड दिख रहा था, इंटरनेशनल ट्रेड दिख रहा था, इंटरनल ट्रेड दिख रहा था, वो सब कुछ। लेकिन जब एग्रीकल्चरल सेटलमेंट, तो एग्रीकल्चरल सेटलमेंट के हिसाब से इकोनॉमी होगी। क्लियर? तो आपको दो चीजें इसमें ध्यान रखनी है कि उस समय की जो व्यवस्था है, बेसिकली सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है, वो किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है? सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है? दैट इज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चरल एंड द पास्टोरलिज्म। तो पशुचारणी व्यवस्था और कृषि व्यवस्था के ऊपर ये है। ठीक है, तो दक्कन की तरफ और इवन रिमोट साउथ में, यानी और दक्षिण भारत की तरफ आप चले जाएं, गहरे में नीचे भारत के, और तो वहां पर आपको ये पास्टोरल पॉपुलेशन ही देखने को मिलेगी। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। फिर हमें इस एरिया में इस समय पे, यानी इन पूरे जगहों पर जहां जहां हम अभी घूम के आए, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, इनमें से विशेषता दक्षिण भारत की तरफ अगर हम जाएं, स्पेशली इफ वी आर ऑब्जर्विंग the southern portion of India, then we found something special। क्या स्पेशल मिल रहा है हमको? कुछ स्पेशल टाइप की प्रैक्टिसेस मिल रही हैं, कुछ विशेष प्रकार के अभ्यास देखने को मिल रहे हैं। प्रैक्टिसेस क्या है वो? हमें यहाँ पर डिस्पोजल ऑफ डेड, यानी कि जो मृत शरीर है, डेड्स हैं, इनको डिस्पोज करने की, इनको ठिकाने लगाने की कह दो एक तरीके से। ठीक है, यानी जो डेड बॉडीज हैं, तो डेड बॉडीज को प्रॉपरली डिस्पोज करने के जो मेथड्स हैं, इनमें थोड़ा सा नयापन देखने को मिलता है, कुछ नई टेक्निक्स देखने को मिलती हैं, ये अभी आपको पता चल रही हैं। ठीक है, ये इस समय मतलब है बहुत पहले की, लेकिन इसी समय हिस्टोरियंस जो है इनको एक तरीके से कह सकते हो कि दे फाउंड इट। ठीक है, उन्होंने इसको डिस्कवर किया है, इन्होंने इन चीजों को खोजा है इस समय के आसपास। तो न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड, मृत शरीर के डिस्पोज करने की, यानी उसको वापस से जो है डिस्पोज करने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, उसको एक तरीके से ठिकाने लगाने का मतलब उसको प्रॉपर तरीके से जलाना, भले नहीं दफनाना हो गया या जो भी है,
मतलब एक बॉडी है, वो बॉडी खुली पड़ी रहेगी तो डिकम्पोज होगी, अपघटन होगा, सड़ेगी, तो उसको एक तरीके से आपने प्रॉपर जो है उसको अरेंज कर दिया, इसको डिस्पोजल कहते हैं। ठीक है, जैसे वेस्ट डिस्पोजल होते हैं। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से कह दो उसको ठिकाने लगाना, फेंकना, जो भी है। तो डेड बॉडीज को डिस्पोज करने के हमें कुछ कुछ नए टेक्निक्स मिलते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग द मेकिंग ऑफ इलैबोरेट स्टोन स्ट्रक्चर। कौन सी नई टेक्निक्स मिल रही है कि जब आप ये इमेज देख रहे होगे यहां पर इस तरह की कि आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। ये स्ट्रक्चर क्या है? ये डेड बॉडी को डिस्पोज करने का एक मेथड है। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं ये लोग कि जब भी पर्टिकुलर एरिया में डेड बॉडीज को डिस्पोज कर रहे हैं तो डिस्पोजल के दौरान वहां पर कुछ इलाबोरेट स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, स्टोन स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर रहे हैं। दे आर क्रिएटिंग सम इलाबोरेट स्टोन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, किस तरह के इलाबोरेट स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर रहे हैं आप देख रहे हो यहां पर, इस तरह से बहुत सारे स्टोन्स को अरेंज किया हुआ है। क्लियर? ऐसे बहुत सारे स्टाइल्स हैं, एक नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसी बहुत सारी स्टाइल्स हैं। अब इतना डिटेल में अभी आपको यहाँ पे समझने की आवश्यकता नहीं है। तो बरियल के मेगालिथ, इन्हें हम मेगालिथ कहते हैं, इन मेगालिथ बरियल के डिफरेंट स्टाइल्स हैं। ठीक है, जहां पर एक पिलर भी देखने को मिल जाएगा, इस तरीके से आपको भी देखने को मिल जाएगा, जैसा इमेज में मैंने इंक्लूड किया है। तो ऐसे डिफरेंट स्टाइल्स में ये बरियल आपको देखने को मिलेंगे। इन इलाबोरेट स्टोन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं मेगालिथ। मेगालिथ बड़ा सिंपल है। ठीक है, समझना। मेगा का मतलब क्या होता है? मेगा मीन्स बड़ा, समथिंग बिग। मेगा मीन समथिंग विच इज बिग, ब्रॉड, एलैबोरेटेड। ठीक है ना, तो वो मेगा हो गया, बहुत बड़ा, विशाल। ठीक है, और लिथ का मतलब होता है बेसिकली स्टोन। लिथ वर्ड डिनोट्स टू स्टोन, द वर्ड लिथ डिनोट्स टू स्टोन। ठीक है, सो मेगा लिथ मीन्स द स्ट्रक्चर्स विच आर मेड ऑफ बिग स्टोन्स। ऐसे कह सकते हो कि जो बड़े बृहद पत्थरों से निर्मित संरचनाएं हैं उन्हीं को हम मेगालिथ कहते हैं। बड़ा आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमें ये मेगालिथ वाली प्रैक्टिस देखने को मिलती है। ये आपको कहाँ ज़्यादा मिलेगी देखने को? आपको सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया में देखने को मिलेगी। सेंट्रल इंडिया का जो स्ट्रक्चर हो गया, सदर्न इंडिया का जो स्ट्रक्चर हो गया, वो आपको देखने को मिलेगा। और ये फर्स्ट मिलेनियम बिफोर कॉमन एरा से ही ये प्रैक्टिस आपको देखने को मिल जाती है। इनमें क्या है खास बात कि ये जो बरियल है, इन बरियल में ये देखने को मिला, ये ऑब्जर्व किया गया है कि बड़े पैमाने पर जो डेड बॉडीज डिस्पोज की गई है ना, इन डेड बॉडी के डिस्पोजल के साथ साथ बड़े पैमाने पर रिसोर्सेस जैसे आयरन के इंप्लीमेंट्स, आयरन के टूल्स वगैरह, आयरन के वेपन्स वगैरह जो हैं, आयरन वेपन्स, इनको भी बड़े पैमाने पर डिस्पोज किया गया। क्लियर है? तो हमें बहुत सारे लोग इसको ये इंडिकेट करते हैं कि इट बिलोंग्स टू द आयरन एज। यही वो समय है जब धीरे धीरे लोग लोहे का इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं। क्लियर? तो आप जैसे जैसे आप इधर की तरफ बढ़ोगे, इंडिया के पूर्व की तरफ, तो पूर्व की तरफ बढ़ोगे तो आपको आयरन के रिसोर्सेज, आयरन के डिपॉजिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ध्यान रखना। ठीक है, और आयरन के डिपॉजिट्स मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप उनका इस्तेमाल करके आयरन के टूल्स बनाओगे। तो यहां पर वो हमें देखने को मिल रहा है कि हाँ, इस समय तक लोग जो है वो लोहे का प्रयोग करना सीख गए। इसके पहले हमने क्या देखा? इसके पहले हमने देखा ब्रॉन्ज का इस्तेमाल कर रहे थे, मतलब कॉपर के बाद फिर ब्रॉन्ज का इस्तेमाल कर रहे थे, कुछ अमाउंट में गोल्ड और सिल्वर का भी इस्तेमाल हो रहा था। यहाँ पर वहां पे आयरन का इस्तेमाल नहीं हुआ था, मतलब शायद उन लोगों को आयरन के बारे में ज्ञान नहीं था। तो यहां पर आपको लोहे के बारे में, ये लौह युगीन सभ्यता भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, तो आयरन एज के बारे में यहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू होती। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैंने लोकेशन बताई, लोकेशन भी आपको रिलेट हो गई होगी। ठीक है, ये जब आप इस लोकेशन में आगे की तरफ बढ़ोगे बच्चों, ये वाली लोकेशन, यहां पर पूरा सेटलमेंट था हड़प्पस का, ये इंडस रिवर का एरिया है। यहां पर अब धीरे धीरे ये लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं। ये तो जैसे जैसे ये लोग और पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो ये पूरा इलाका जो है ना, आयरन ओर का डिपॉजिट्स है, और यहाँ पर आयरन इनको मिलना शुरू हो जाएगा, और इस तरीके से ये आयरन इंप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। क्लियर है? तलवारें वगैरह जो कुछ भी है, इसीलिए युद्ध वगैरह भी खूब सारे हो रहे हैं इसी समय, है ना। उनको लगा कि मजबूत टाइप की चीज़ मिल गई है, चलो इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा मारपीट की जाए, है ना, टेस्ट किया जाए कि कितना मजबूत है। कोई बात नहीं, चलो। फ्रॉम 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, 600 बिफोर कॉमन एरा के आसपास की बात हो रही है। सो अराउंड 600 BC देयर इज एविडेंस दैट देयर वर अदर ट्रेंड्स। अभी हमने क्या देखा? सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। अब सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के साथ साथ हम थोड़ा सा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की तरफ नजर डाल देते हैं। ये एक ओवरऑल पूरा आपको चैप्टर के बारे में यहाँ पे मिल जाएगा ओवरव्यू, और इसके बाद फिर मैं प्रॉपर एक एक टॉपिक के साथ में चलूंगा।
ठीक है, तो डिटेल में होगा। पहले मैंने कहा चैप्टर तो समझ लो कि चैप्टर है किस बारे में, ये पूरा आपको चैप्टर जो है ओवरव्यू दे रहे हैं यहाँ पे। तो हमें कुछ और ट्रेंड देखने को मिलते हैं। अब हम पॉलिटिकल ट्रेंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल ट्रेंड्स का मतलब है कि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट देख लिया, किस तरीके का कमांड सिस्टम हो रहा है। हड़प्पा के कमांड सिस्टम के बारे में तो हमें पता नहीं है। क्यों हड़प्पा के कमांड सिस्टम के बारे में पता नहीं? क्योंकि थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है। अगर कुछ लिखा होता, अगर कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन होता तो बहुत अच्छे से हम इसको समझ सकते थे, पर जो राइटिंग पोर्शन है हड़प्पा का वो हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो इसलिए हमें वहां का पॉलिटिकल सिस्टम नहीं पता है। पर देखो वहां भी कमांड हो रही थी, कुछ लोग कमांड कर रहे थे, इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, और कुछ लोग उनको फॉलो कर रहे थे। तो यहां पर भी वैसे ही होगा, कुछ ना कुछ लोग हैं। हमें यहां पर इलाबोरेट है, पूरा जो पैटर्न है वो हिस्ट्री का जो पैटर्न है, जो रिटन फॉर्म है वो पूरा इलाबोरेटेड है। बहुत अच्छे समझ में आता है कि किस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हुआ, कौन लोग थे जो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे थे, फाइट कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रहे थे। तो हमें कुछ और ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं। इन ट्रेंड्स में क्या है, परहैप्स द मोस्ट विजिबल वाज द इमर्जेंस ऑफ, इन ट्रेंड में सोशल पॉलिटिकल तो समझ लिया। अब इन ट्रेंड्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड है वो ये है कि यहाँ पर छोटे छोटे एम्पायर्स का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। तो क्या हुआ कि ऋग्वैदिक जो आपका समाज है, या मैं कहूं कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद से आपको बेसिकली ये पता चल गया कि यहाँ पर जो आर्यंस का सेटलमेंट है वो हुआ हड़प्पन के बाद। अब इसके बाद इनकी छोटी छोटी जो सेटलमेंट यूनिट्स हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। इसलिए बहुत छोटे छोटे लेवल पर आपको ग्रुप्स ऑफ पीपल सेटल दिखेंगे। छोटे छोटे लेवल पर आपको ग्रुप ऑफ पीपल सेटल दिखेंगे। जैसे ये देखो, ये शुरुआत में बहुत छोटे छोटे सेटलमेंट्स हैं, और इन सेटलमेंट्स को कहा गया जन। ठीक है, परिवार की सबसे छोटी इकाई, या मैं कह दूं कि एक पर्टिकुलर ट्राइब की छोटी इकाई जो होती थी उसको जन कह देते थे। जन वॉज ए स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ सेटलमेंट यू कैन से। ठीक है, जहां पर एक कुनबा या परिवार रह सकता है। और इसके बाद फिर ये जब एक्सपैंड हुआ और बढ़ा, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। जब उसको मैनेज करने की व्यवस्था शुरू हुई, या मैं कहूँ मैनेज करने की ज़रूरत पड़ी, रिक्वायरमेंट पड़ी, एक व्यक्ति था जो उसको प्रॉपर मैनेज करेगा। मैं कह दूं कबीले का प्रमुख हो गया, कबीले का मुखिया हो गया, ठीक है, वो पूरी ट्राइब का मुखिया हो गया। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था जिसमें थोड़ा सा लार्ज ग्रुप ऑफ सेटलमेंट्स थे, इन्हें हमने कहा जनपद। इनको हम नाम देते हैं जनपद। ठीक है, और धीरे धीरे अब ये जनपद आगे, ये हमें यहाँ पर जनपद देखने को मिल रही है। क्लियर? और फिर जब ये सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं जनपद, तो इसी के साथ साथ इनके बीच में हमें क्लैशेस भी देखने को मिलते हैं। ये जनपद जो है आपस में क्लैश भी करते हैं कई बार, डिफरेंट रीजंस को लेके, कॉजेस को लेके, रिसोर्सेज को लेके इनके बीच में क्लैश होता रहता है। ठीक है, या एक्सपेंशन को लेके ही क्लैश होता रहता है। और इनके बाद, इनके साथ जब ऐसी स्थिति बनेगी, क्लैश होगा, तो इनके बाद हमें नई व्यवस्था देखने को मिलेगी जिसे हम कहेंगे महाजनपद। क्योंकि कई बार एक जनपद दूसरे पे, मान लो जब कभी अटैक हो रहा है तो वो उसको डिफीट कर रही है, उसका एरिया भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन में मिला रही है, और ये थोड़ा सा और एक बड़ा सेटलमेंट बन रहा है। इसको हम नाम देंगे महाजनपद। ठीक है, महाजनपद। इस तरीके से ये महाजनपद, हमें जनपद और महाजनपद, ये आप देख रहे हो बहुत सारी आपको पॉलिटिकल यूनिट्स देखने को मिल रही हैं। ठीक है, गांधार हो गया, इंद्रप्रस्थ हो गया, मथुरा हो गया, ठीक है, अवंती हो गया, चेदी हो गया, वत्स हो गया, ठीक है, वंग हो गया, वैशाली हो गया, ठीक है, श्रावस्ती हो गया। ये डिफरेंट अश्मक हो गया। अश्मक का नाम ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार CUET वगैरह आपके एग्जाम में इस तरह से पूछ सकता है। ठीक है, कि जितने भी आपकी ये महाजनपदाज विकसित हैं, इनमें से सदर्न पोर्शन की तरफ कौन सी महाजनपद है। तो इस तरह के प्रश्न बहुत कई बार बने हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो CUET वाले नया शुरू किए, हो सकता है इस तरह का कभी दे भी दें, तो ध्यान रखा करो। ठीक है, आपको एक ही मात्र महाजनपद दिख रही है जो सदर्न पोर्शन की तरफ है, बाकी सारे नॉर्थ की हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, इस डेवलपमेंट में क्या देख रहे हो कि कुछ नए साम्राज्यों का उदय और कुछ नए किंगडम्स का, ठीक है, कुछ नए एम्पायर्स और किंगडम्स का इमर्जेंस देखने को मिल रहा है। ये इमर्जेंस आपको इसके पहले देखने को नहीं मिला था, या फिर इतने ब्रॉड लेवल पर देखने को नहीं मिला था। तो ये जो व्यवस्था है, ये थोड़ी सी नई व्यवस्था है, और इस व्यवस्था में हमें साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि अब पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी बड़े और एग्रेसिव लेवल पर है। ठीक है, तो लोहा वगैरह, नदी वगैरह के रिसोर्सेज सब इनको मिल ही रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें, एग्रीकल्चर भी ठीक ठाक हो रहा है, और एग्रीकल्चर ठीक ठाक होने की वजह से सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है। सरप्लस प्रोडक्शन की वजह से खाने पीने की टेंशन है ही नहीं, लोहा वगैरह मिल गया, तलवार बनाओ, खूब सारा लड़ाई झगड़ा करो, मस्त। अब यही वाला काम है इनके पास। अब इन्हीं में से जो जनपदाज हैं, महाजनपदाज हैं, इनमें से
और आगे राइवलरी शुरू होती चली जाएगी और आगे जाके हमारी जो कहानी है वो पूरी घूमेगी आसपास एक महाजनपद के जिसका नाम है मगध। ठीक है, बिहार वगैरह, आज का बिहार झारखंड का जो इलाका है, ठीक है, मगध। और मगध जो महाजनपद है, इसके साथ क्या क्या रीजन है हम सब डिटेल में पढ़ेंगे कि महाजनपद में से मगध महाजनपद क्यों इतनी पावरफुल हो गई, कौन से ऐसे ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस मिल गए इसको जिन ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस की वजह से मगध जो है वो पावरफुल महाजनपद के तौर पे उभर के आया और फिर आगे जाके पूरे भारत में रूल करेगा। यहीं पर आपको मौर्य साम्राज्य वगैरह देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलो, अब ये जो कुछ आपको समझाने की कोशिश की जा रही है ये सब कुछ कैसे समझाया जा रहा है? ठीक है, सो हिस्टोरियंस अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड, यानी इतिहासकार इस फेज के बारे में, इस समय के बारे में, इस टाइम के बारे में जब समझने की कोशिश करते हैं तो हाउ दे कैन अंडरस्टैंड, सो दे आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट्स, ये जितने भी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रिलीजियस। ठीक है, देखो अभी सब पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से लिंक हो जाएगा, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। पहला जो आपका चैप्टर था ये इंटायरली डिफरेंट था, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो चैप्टर हैं आपके ये पूरी तरीके से लिंक हैं एक तरीके से। ठीक है, तो चैप्टर जो 2 जो हम शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 2 में आप एक तरीके से पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा पढ़ोगे, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ोगे। ठीक, थोड़ा बहुत, ज़्यादातर पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। फिर चैप्टर 3 में जब आओगे ना तो चैप्टर 3 में आपको सोशल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, हम पूरा सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और चैप्टर 4 में जब आओगे ना तो चैप्टर 4 जो है तुम्हारा ये पूरा रिलीजियस और फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट के ऊपर है कि इसी, और ये है सब एक ही समय के, ऐसा नहीं कि अलग अलग इतिहास के फेज में पढ़ रहे हो। ये लगभग सिर्फ आप 600 BC टू 600 CE वाला जो टाइम पीरियड है इसी के दौरान, यही 1000 साल का जो पूरा टाइम पीरियड है इसी को आप पढ़ रहे हो, इसी दौरान जितने सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। और फिर हाँ, इसके बाद आप जाओगे तो फिर आप इंटायरली अगले एरा में पहुंच जाओगे, अगले सालों के विकास या कालखंड में या टाइमलाइन में पहुंच जाओगे। क्लियर है? तो इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इसको मैं इस तरह से तुमको बताऊंगा, समझाऊंगा ही कि तुम बहुत अच्छे से बढ़िया उधर से बैठना, अपनी बुक रीड करते रहना और फिर ये वीडियो देखते रहना और इन दोनों से तुम्हारे कॉन्सेप्ट बढ़िया कॉन्सोलिडेट हो जाएंगे। चलो, तो इतिहासकार इस समय को, इस फेज को रिलेट करने की कोशिश करते हैं। कैसे रिलेट करने की कोशिश करते हैं, कैसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, ये सोशल हो गया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रिलीजियस डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ये कैसे हुए? हमारे पास कुछ तो होने चाहिए एविडेंसेस ना। तो आपको पता है कि अगर इतिहास में आपके पास स्रोत ना हो, रिसोर्सेस ना हो, इतना बड़ा रहस्यमयी हड़प्पन सिविलाइजेशन आपने पढ़ लिया, रहस्यमयी ही कहना चाहिए, क्यों? क्योंकि 100% आपको पढ़ने के बाद भी पता नहीं चला। तो जो कुछ भी पता चला वो क्यों? बिकॉज ऑफ दी सोर्सेस। हमारे पास कुछ सोर्सेस मिल गए, हमको खुदाई में प्रीस्ट किंग मिल गया, हमें खुदाई में जो है वो पशुपतिनाथ मिल गए, मतलब सील मिल गई, हमें खुदाई में बर्तन मिल गए, हमें खुदाई में ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स मिल गए, घर मिल गए, सड़कें मिल गई, है ना, ग्रेट बात। जितनी भी चीज़ें आपको जो मटेरियल रिमोन रिसोर्सेस मिल गए उनसे आपको पता चल गया कि हाँ था, इसको तो नहीं झुठला सकते। वैसे ही अब यहाँ पर इस फेज में आओगे जब, तो आपको और बेहतरीन और डिटेल्ड तरीके का सिस्टम देखने को मिलेगा। मतलब सिस्टम का मतलब है एविडेंसेस का सिस्टम। अब जो प्रमाण मिलते हैं ये प्रमाण थोड़ा सा ज़्यादा वृहद हैं, ज़्यादा इलाबोरेटेड है। ठीक है, और इलाबोरेटेड होने के साथ साथ सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि हम इनको बहुत अच्छे से डिकोड कर पाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से हम इनको डिकोड कर पाते हैं और हम इनको बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं। ठीक है, अगर हम इनको भी नहीं पढ़ पाते तो ये पूरा टाइम पीरियड डार्क पीरियड में चला जाता, या फिर हो गया ऐसे ही तलवार और इंस्क्रिप्शन और यही सब घूम रहा होता। आपको एग्जैक्ट डेली लाइफ के पैटर्न का इतिहास शायद उतने अच्छे से नहीं समझ आता। कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि हमें समझ आ रहा है। तो किन किन चीज़ों समझ आ रहा है? इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख हैं, बड़े डिटेल में समझाऊंगा, अभी सिर्फ इतना समझ लो कि इंस्क्रिप्शन क्या है। तो किसी भी हार्ड वुडन सरफेस हो सकती है, मेटालिक सरफेस हो सकती है, स्टोन सरफेस हो सकती है। ठीक है, तो मेटालिक कॉपर की सरफेस हो सकती है, ठीक है, ब्रॉन्ज सरफेस हो सकती है, किसी भी तरीके के सॉलिड सरफेसेस पे कुछ मैसेज को इंस्क्राइब करना, थोड़ा सा कुरेद के लिखना, उस पर कुरेद ना, कुरेदा हुआ इस तरीके से किसी भी स्क्रिप्ट में, चाहे वो ब्राह्मी हो, चाहे खरोष्टी हो, संस्कृत हो, इस तरह से डिफरेंट जो स्क्रिप्ट हैं उन स्क्रिप्ट में इन हार्ड सरफेसेस पे कुछ मैसेज लिखे हुए हैं। ठीक है, और ये जो मैसेज हैं ये मैसेज अब आप ही पढ़ सकते हो। ठीक है, आप ही का मतलब है इतिहासकार की बात है। इतिहासकार जो है यहाँ पर इतिहासकार ही पढ़ सकते हैं। जो हिस्टोरियंस हैं उनके पास डिकोड करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स हैं,
वो बेचारे विद्वान को फिर बुलाते हैं कुछ, या अलग अलग लैंग्वेजेस को रिलेट करते हैं कि एक लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज से डेवलप हुई है, दूसरी तीसरी से, इस तरीके से लिंक निकालते हैं, कुछ कुछ लेटर्स के सिमिलैरिटीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं और इस तरीके से पता लगाते हैं, डिकोड करते हैं। तो इसको कहते हैं इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन बड़ा सिंपल है, इंस्क्राइब करना, किसी भी सरफेस पे कुरेद के लिखना इंस्क्रिप्शन कहलाता है। बड़े डिटेल में मैं आगे बताऊंगा क्योंकि डिटेल में आएगा आगे, इसलिए अभी यहाँ पर एग्जैक्टली 100% एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अभी सिर्फ मतलब समझते चलो कि इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है। तो इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? इंस्क्रिप्शन का मतलब हो गया किसी भी हार्ड सरफेस के ऊपर इंस्क्राइब करना, कुरेद कर लिखना, ठोस सतह के ऊपर। वो ठोस सतह धातु की हो सकती है, लकड़ी भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, और वो ठोस सतह पत्थर भी हो सकता है। तो इन जगहों पर हमें ज़्यादातर जैसे मेटालिक और स्टोन इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे, जैसे अशोक के ढेर सारे स्टोन इंस्क्रिप्शंस मिलने वाले हैं आपको, कुछ कुछ राजाओं के मेटालिक इंस्क्रिप्शन मिलने वाले हैं आपको। तो ये इंस्क्रिप्शन जो मिलेंगे, इन इंस्क्रिप्शन से आपको बड़ी डिटेल पता चलने वाली। इसके बाद टेक्स्ट हैं बहुत सारे, जैसे डॉक्यूमेंट्स हो गए, पत्र हो गए लिखे हुए, ठीक है, या फिर पाम लीव्स वगैरह पे लिखे हुए मैटर हो गए, ठीक है, या फिर डिफरेंट जो रिलीजियस फिगर्स हैं, उन रिलीजियस फिगर्स के जो डिसाइपल्स हैं या दूसरे स्कॉलर्स हैं, उन्होंने उनके ऊपर कमेंट्री लिखी, बायोग्राफी लिखी, हेजियोग्राफी लिखी, ठीक है। तो ये सारे टेक्स्ट जो है रिटन फॉर्म में, रिटन मटेरियल जितना है हमारा, ये रिटन मटेरियल हमें उस समय की सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या रिलीजियस व्यवस्था के बारे में बताता है। फिर कुछ विजुअल मटेरियल्स हैं, जैसे मूर्तियां वगैरह हो गई, ठीक है, या और कुछ इम्प्लीमेंट्स हो गए जो उस जमाने के इस्तेमाल में, या फिर जैसे मतलब कह दो जैसे कुछ रिमेन्स मिल गए, है ना, पर्टिकुलर साइट के रिमेन्स मिल गए, या कह दो जैसे मूर्तियां तो मिली ही, मूर्तियों के साथ साथ और स्तूपास वगैरह और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जा रही हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स मिल जा रही हैं पूरी की पूरी। तो ये जो है ये विजुअल मटेरियल, जिनको आप देख के अंदाज़ा लगा लो, समझ लो कि हाँ ये चीज़ इतिहास के किसी फेज़ को एग्जामिन करने में हेल्प करेगी या समझने में हेल्प करेगी। फिर कॉइन्स वगैरह मिल गए बहुत सारे अमाउंट में, कॉइन्स, न्यूमिस्मेटिक्स जो है, स्टडी ऑफ कॉइन्स कहलाता है, इसकी स्टडी की हमने। तो हमें समझ आया कि अलग अलग जो फेज़ है, इस फेज़ में हिस्टोरियंस को अलग अलग राजाओं के जारी किए हुए सिक्के मिलते हैं। जैसे कुषाण राजा हैं, मौर्य राजा हैं, इन सब ने सिक्के, गुप्त राजा हैं, इन सब ने सिक्के जारी किए हैं। इनमें अलग अलग मेटल्स के बारे में पता चलता है, चाहे वो गोल्ड मेटल हो, ठीक है, चाहे वो ब्रॉन्ज मेटल हो, चाहे वो कॉपर मेटल हो, चाहे वो सिल्वर हो, इन सब के यूटिलाइजेशन के बारे में पता चलता है कि ये लोग इन मेटल्स को यूज़ करते थे। उनकी प्योरिटी के बारे में पता चलता है। तो इससे इनके ये भी समझ आता है कि उस समय की इकोनॉमिक जो व्यवस्था है कैसी थी, है ना। उनकी रेंज के बारे में पता चलता है कि मान लो अब जैसे मौर्य साम्राज्य के सिक्के आपको दक्षिण भारत से मिल रहे हैं, उत्तर भारत से मिल रहे हैं, तमाम अलग अलग एरिया से मिल रहे हैं। मतलब हो सकता है कि करेंसी क्या है, करेंसी एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को भी शो करती है ना, मतलब उसी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप वाली करेंसी चल रही होगी यहाँ पर भी। तो हो सकता है ये पूरा ये एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रहा हो। तो ये सारी चीज़ें आपको बताती हैं। तो हमें ये 4 एविडेंसेस मिल गए, जिन 4 एविडेंसेस के थ्रू आपको पता चलता है इतिहास के इस फेज़ के बारे में। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। इसके साथ और काफ़ी सारी डिटेल है जो मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। बहरहाल आपको प्लस प्लेटफॉर्म पर पढ़ने के कुछ फ़ायदे बता देता हूं। क्यों? क्योंकि ये बड़ा ही इंटरैक्टिव है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको यूट्यूब पे अभी पढ़ा रहा हूं, और यूट्यूब पे जब आप पढ़ रहे हो तो एक थोड़ा सा वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है। अब आप चाहते हो कि मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाने के साथ साथ आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सको, आप जो भी डाउट्स हैं अपने वो रिजॉल्व कर सको, या और क्वेरीज आपके मन में आ रही हैं इतिहास के इस फेज़ के बारे में तो वो पूछ लो। तो आप आओ और प्लेटफॉर्म ज्वाइन करो प्लस का, ठीक है। तो जब आप प्लस के प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है? रियल टाइम इंटरेक्शन, ठीक है। आप चैट कर सकते हो टीचर के साथ, डिफरेंट इमोजीज वगैरह शेयर करके अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है, बता सकते हो। तो यू कैन डू दिस, क्लियर। रियल टाइम में डाउट पूछ सकते हो। आपके मन में पढ़ते पढ़ाते कोई क्वेश्चन आ गया, आपके पास क्वेश्चन टैब है, इनफैक्ट आप टीचर से बात कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो क्वेश्चन टैब के थ्रू आपने अपना डाउट या क्वेश्चन सीधा दिखा दिया, या फिर मान लो अब आपको डाउट बात करके ही समझना है तो आपके पास ऑप्शन रहता है, वहाँ पे आप हैंड रेज करोगे, टीचर जो है आपको अलाउ कर देगा और आप बात करके अपना डाउट रिजॉल्व कर सकते हो विद इन फ्यू सेकेंड्स। तो ये हो गया। फिर लाइव पोल ऑप्शन फॉर क्विज। अब टीचर ने आपको बहुत बढ़िया पढ़ाया, बाद में उसका मन है कि थोड़ा सा मैं देख लूँ कितना अटेंटिवली सीखा इन्होंने, कितना अटेंटिवली पढ़ा है। तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप लाइव जो पोल है टीचर का उसके आंसर दो और आपका नाम आ जाएगा लीडर बोर्ड पे, है ना। टीचर को समझ आएगा बहुत बढ़िया लड़का पढ़ रहा है। नहीं भी आया नाम तो भी आपने अटेम्प्ट किया, तो आपको तो एटलीस्ट समझ में आ गया कि हाँ ये सही आंसर था और मैंने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया, सीख लिया है। एंड देन ये जो लीडर बोर्ड मैंने कहा, ये लीडर बोर्ड
बोर्ड वाली बात। फिर स्कॉलरशिप टेस्ट, तो सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो ये है कि आपके पास स्कॉलरशिप टेस्ट अटेम्प्ट करने के बहुत सारे मौके हैं इस प्लेटफॉर्म पर, जिनसे आप जुड़ के अपनी पढ़ाई को फंड भी कर सकते हो एक तरीके से, ठीक है। तो ये सारा काम आपको प्लस पे मिल जाएगा, लेकिन जब भी आप प्लस प्लेटफॉर्म पर आएँ, कनेक्ट हों, जुड़ने की कोशिश करें, तो डोंट फॉरगेट, क्योंकि ये सारा आपको जो बेनिफिट मिल रहा है उस बेनिफिट में एक नाम आपकी हेल्प करेगा, वो है मेरा नाम, ठीक है, इंद्र। तो यू जस्ट यूज द कोड इंद्र, INDRA, ये वाला कोड एंटर करो यहाँ पे जब आप प्लस पे जा रहे हो, ठीक है, या कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, ठीक है। तो इस कोड को बिल्कुल एंटर करो, डोंट फॉरगेट टू यूज कोड INDRA इंद्र। जब आप ये कोड एंटर करोगे तो आपको बहुत सारे जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट्स हैं वो भी मिल जाएंगे, और प्लेटफॉर्म पर एंट्री तो मिल ही रही है। चलो, यू कैन कनेक्ट विथ अस इन द टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल का, इस पे कनेक्ट कर सकते हो आप हमसे, ठीक है। आपको बहुत सारी जो अपडेट्स है वो अपडेट मिलती रहती है यहाँ पे, क्या हमारे नए इनिशिएटिव्स हैं, क्या हम आगे बात करने जा रहे हैं, क्या हम नए प्लान्स लेके आ रहे हैं आपके लिए, वो सब कुछ सोशल स्कूल के टेलीग्राम चैनल पे अपडेट होता रहता है, तो वो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। और इसके साथ ये जो टॉपिक है ये आज हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट जो था। इसके साथ नया टॉपिक जो है इसी चैप्टर का, वो मैं लेके जल्दी से जल्दी आपके पास आता हूँ, तो बने रहो सोशल स्कूल के साथ। चैप्टर 2 जो है क्लास 12 का, ये एंजॉय करो। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।